हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8th विज्ञान चैप्टर नंबर 10th हमारा चल रहा था किशोरावस्था की ओर। इसका आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने किशोरावस्था में होने वाले जो जितने भी लक्षण थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। और आज हम पढ़ेंगे कि जनन कार्य या जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिकाएं होती है, तो वो हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो भी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को रुधिर में प्रवाहित करती है। हार्मोन जो है उन हार्मोनों को डायरेक्ट रुधिर में प्रवाहित करती है, जिससे वह शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है, सभी लक्ष्य स्थलों तक पहुंच जाता है। और ये जितने भी लक्ष्य स्थल होते हैं वो उन हार्मोनों के प्रति क्या कर लेते हैं, अनुक्रिया जो है वो कर लेते हैं। तो फिर से देखना कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोनों को रक्त में प्रवाहित करती है और रक्त के द्वारा हार्मोन उन सभी लक्ष्य स्थलों तक पहुंच जाता है, संबंधित अंगों तक पहुंच जाता है। और जितने भी लक्ष्य स्थल है वो उस हार्मोन के प्रति उसके उपरांत क्या करते हैं, अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं या अनुक्रिया करते हैं। उसके साथ ही हमें पता है कि हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वृषण व अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो जितने भी लैंगिक हार्मोन हैं उनका स्राव वृषण और अंडाशयों के द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन कौन से, लैंगिक हार्मोन, और ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन आता है कि गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन लैंगिक हार्मोन या लिंग हार्मोन होते हैं, जो पुरुषों में वृषण के द्वारा स्रावित होता है और महिलाओं में अंडाशय के द्वारा इसका स्राव जो है वो किया जाता है। ठीक है। लैंगिक हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नियंत्रण में है। तो इनके ऊपर पूर्णतः कंट्रोल किनका होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों का इन पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। जो पीयूष ग्रंथि से जो पीयूष ग्रंथि जो है उससे जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के द्वारा इनका जो नियंत्रण है वो किया जाता है, इनका स्राव का नियंत्रण है वो किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। अब उनमें से एक हार्मोन जो है वो अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो कौन सी ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जो हार्मोन होता है। अब ये जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, तो उनमें एक हार्मोन जो है वो स्त्रियों में जो अंडाशय के परिपक्व होने तथा पुरुषों में, स्त्रियों में अंडाशय के परिपक्व होने और जो पुरुषों में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा ये सब नियंत्रण जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम मान लो, चाहे एक सारणी मान लो, या इनको मुख्य बातों को एक बॉक्स के अंदर रखते हुए समझेंगे।
कि किस प्रकार से ये हार्मोन जो है वो क्रिया करते हैं, इनका स्राव से लेकर संबंधित लक्ष्य अंगों तक पहुंचने तक मार्ग में जितने भी जो कार्य हैं वो किस प्रकार इनके द्वारा किया जाता है, वो सब हम एक बॉक्स के अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि में स्रावित हार्मोन जननांगों में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। नर तथा एस्ट्रोजन ये है मादा या स्त्रियों में, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है मादाओं में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है वो जो जननांग है, जिसमें नर जननांग है उसमें वृषण, उसमें टेस्टे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसके स्राव को उद्दीपित करता है। पहला ये चरण होता है, ठीक है। सेकंड चरण में रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन को रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। इन हार्मोनों को किस में स्रावित किया जाता है? रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है और रुधिर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? रुधिर तथा शरीर के विभिन्न भागों का मतलब लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है। तो रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों या लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य है वो किया जाता है। तो थर्ड चरण है कि यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ये उद्दीपित करता है। कब करता है? यौनारंभ के समय। तो ये 3 बातें हैं वो आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। अतः हम कह सकते हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है और जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यौनारंभ, जो यौन का आरंभ होता है, व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। क्या है प्रारंभ? यौनारंभ। तो यौनारंभ जो होता है वो व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है।
जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो होगा मानव में जनन काल की अवधि। तो मानव में जनन काल की अवधि कितनी होती है, तो उसको हम देखेंगे। पॉइंट है मानव में जनन काल की अवधि, उसका समय कितना होता है, वो कब आती है और कब वो समाप्त होती है। तो ये सब जो है वो हम इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट होगा मानव में जनन काल की अवधि। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब जो पुरुष और जो महिलाएं होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जब किशोरों में अंडाशय व वृषण, तो किशोरों में जब अंडाशय व वृषण परिपक्व होते हैं। अब जब ये क्या हो जाएंगे, परिपक्व है। अब परिपक्व हो जाएंगे तो क्या करेंगे, युग्मक उत्पादित करेंगे। क्या उत्पादित करेंगे, युग्मक। इसका मतलब जब किशोर मैच्योर होंगे, उसमें अंडाशय और वृषण परिपक्व होंगे, तो युग्मक उत्पादित करने के वो लायक हो जाएंगे। ठीक है, और युग्मक जब उत्पादन होगा, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वो जनन योग्य हो जाएंगे। ठीक है, और जब जनन योग्य हो जाएंगे तो वो संतति उत्पन्न कर सकते हैं, संतति को पैदा कर सकते हैं। अब बात आती है तो युग्मक की परिपक्वता, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। युग्मक की परिपक्वता, मैच्योरिटी जो होती है, वह उत्पादन की क्षमता पुरुषों में, वह उत्पादन की क्षमता जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। ठीक है, तो जो शुक्राणु का निर्माण है वो पुरुषों में अधिक समय तक चलता है, और अंडाणुओं का निर्माण उसकी जो आयु होती है वो एक निश्चित होती है। तो ध्यान रखना कि जो युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता है वो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। ठीक है, अब स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ किसमें, स्त्रियों में। अब स्त्रियों में जन्नावस्था का जो प्रारंभ होता है वो यौवनारंभ के समय होता है। कब होगा, यौवनारंभ, यानी जब यौन प्रारंभ होता है उस स्थिति में जन्नावस्था का प्रारंभ होता है, जो खासकर 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। कब होगा, 10 से 12 वर्ष की आयु में। तो 10 से 12 वर्ष की आयु में यौनारंभ है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। ये तो प्रारंभ होता है, और
45 से 50 वर्ष तक चलता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हम बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों में यौनारंभ 10 से 12 वर्ष से शुरू होता है और 50 से 50 वर्ष तक, यानी 45 से 50 वर्ष तक ये समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 10 से 12 वर्ष तक जब यौनारंभ होता है, उस स्थिति में अंडाशय के द्वारा अंडे का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है और 45 से 50 वर्ष तक अंडे का निर्मोचन होना बंद हो जाता है। तो ये इसकी अवधि होती है खासकर स्त्रियों में। अब हम बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों में जो होता है उसका एक निश्चित समय होता है। उसके बारे में देखने से पहले हम देखते हैं कि यौनारंभ लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुआ। यौनारंभ के समय युग्मक का उत्पादन और 45 से 50 वर्ष तक युग्मक का उत्पादन होता है, उसके पश्चात ये समाप्त हो जाता है। और जब यौनारंभ होता है उस समय में अंडे परिपक्व होते हैं, ठीक है। जो अंडाणु होते हैं वो क्या होने लगते हैं, अंडाशय से निकलने वाले जो अंडे या अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं जब यौनारंभ शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले जो सामान्यतः हमें पता है कि अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और 2 होने के कारण एक अंडाणु परिपक्व होता है, यानी जब एक अंडाणु परिपक्व होता है, ठीक है, मैच्योर होता है, अब ये अंडाणु जैसे ही परिपक्व होता है तो उस स्थिति में लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। कितने दिनों में, 28 से 30 दिनों के अंतराल में। जब 28 से 30 दिनों का अंतराल होता है, जैसे मान लो अंडाशय के अंदर अंडाणु परिपक्व हो गया तो वो अंडाणु निकलता है, निर्मोचन करता है, तो 28 से 30 दिनों के अंतराल में प्रत्येक अंडाशय से जो एक अंडा है वो निर्मोचित होता है। 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय से एक अंडा निर्मोचित होता है। और इस स्थिति में जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो जब निर्मोचन होता है उस स्थिति में गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मक को ग्रहण कर सके। अब ये मोटी क्यों होती है, ताकि निषेचन के पश्चात जब निषेचन हो तो उस निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, इसलिए उसकी दीवार जो है वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। और जब ये युग्मनज ग्रहण होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, गर्भधारण की अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, गर्भधारण की अवस्था कहलाती है, ठीक है। यह हम बोल सकते हैं कि जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। फिर से देखना इसको, फिर से रब करने से पहले, कि जो किशोर और जो किशोर होते हैं जिसमें स्त्री पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनमें अंडाशय और वृषण विकसित होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं, उससे युग्मक का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और युग्मक की जो परिपक्वता होती है वो और उत्पादन है वो पुरुषों में अधिक होता है, किससे, स्त्रियों की अपेक्षा। बात करते हैं स्त्रियों में जन्नावस्था का प्रारंभ यौनारंभ के समय होता है, अर्थात 10 से 12 वर्ष की आयु तक जो अंडाणुओं का निर्मोचन शुरू हो जाता है प्रारंभ में, और जब उसका समाप्ति होती है 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। और जब अंडे परिपक्व होते हैं तो वो अंडाशय से बाहर निकलते हैं, और जब एक अंडाणु परिपक्व होता है तो वो 28 से 30 दिनों के अंतराल में अंडाशय से बाहर निकलते हैं। अब उस स्थिति में क्या होती है, जब ये बाहर निकलते हैं तो गर्भाशय की दीवार क्या होती है, मोटी हो जाती है,
और मोटी इसलिए होती है ताकि जब भी निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज बने तो उस युग्मनज को वो क्या कर सके, रोपित कर सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भधारण कहते हैं कि इसी स्थिति में क्या होता है, गर्भधारण की प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है, अब बात आती है कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो उस स्थिति में क्या हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे अंडाणु का निषेचन यदि नहीं हो तो क्या हो सकता है। अब देखना, इसमें बात आती है यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, अंडाणु का यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस स्थिति में ध्यान रखना है कि अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाते हैं। उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर, ठीक है, अंडाणु है और उसके साथ जो गर्भाशय का मोटा स्तर बना है, ये मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाते हैं। मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाते हैं। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाएं टूट जाती है, अंडाशय से जो अंडाणु है वो जो निकला वो, उसके साथ गर्भाशय का जो मोटा स्तर, रुधिर वाहिकाएं, ये सब क्या होते हैं, निस्तारित होते हैं, और जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। अब ये जो रक्तस्राव होता है उस रक्तस्राव को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इस घटना को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं या रजोधर्म के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने किशोरावस्था की ओर में मानव में जनन काल की अवधि है वो कितनी होती है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा, और अगला वीडियो होगा उसमें हम इसको और आगे पढ़ने वाले हैं।